अस्सलाम वालेकुम। वाजिब मकसूद है। दोस्तों, आज हम बात करने लगे हैं कि हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन अकबर लगारी साहब ने 11 तारीख को 11 ये नवंबर को एक रिपोर्ट पेश की है। जो हमारा जो आर्टिकल है 25 है और एजुकेशनल एक्ट, वो कहता है कि भाई हमारे पास जो 5 से 16 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन देनी है। तो इस हवाले से सेक्रेटरी साहब ने जाके हमारी हाई कोर्ट में जो है वो एक रिपोर्ट पेश की है। सबसे पहले तो मैं सेक्रेटरी साहब ऑनरेबल अकबर लगारी साहब का आई मस्ट बी थैंकफुल एंड सिंध मस्ट बी थैंकफुल टू हिम के इस तरह की उन्होंने एक ऐसी भयानक रिपोर्ट पब्लिक की है। सिंध के लोगों के लिए एक आई ओपनर में से बना। लेकिन उस रिपोर्ट्स में बहुत सारे कुछ ऐसी चीजें हैं, क्योंकि वो पब्लिक है तो अब हम उस पर बात करना कर सकते हैं। मैंने कहा कि सेक्रेटरी साहब के लिए तो इंसान को, हर बंदे को मेरा ख्याल है शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि ही इज डूइंग ए वेरी गुड जॉब। लेकिन जाहिर सी बात है ये इशू बड़ा सेंसिटिव है। मैं क्योंकि एजुकेशन पे बहुत सारे प्रोग्राम करता रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इस पे थोड़ी सी बात करूँ। सबसे पहले इसका एक सोशल पहलू है, उस पर भी बात करना चाहूंगा। देखें, हमारे पास बहुत सारे लोग अगर कोई इशू आता है तो उसको बड़ा हाईलाइट करते हैं सोशल मीडिया पे और बहुत सारी जगह पे। लेकिन ये एजुकेशन का इतना सेंसिटिव इशू है जिस पे बताया गया है कि भाई हमारे पास तकरीबन कोई 6,000 के करीब हमारे पास शेल्टरलेस स्कूल्स हैं, और 5-6 हज़ार जो हमारे पास टीचर्स जो हैं वो गोस्ट हैं, और हमारे पास फर्नीचर की एक मैसिव शॉर्टेज है। और बाकी उन्होंने सारे थाउजेंड्स में बात की, उसमें स्टेटिस्टिक्स नहीं दी गई। पहली बात तो ये कि सेक्रेटरी साहब को स्टेटिस्टिक्स भी नहीं मिले RSU से कि उसको बता सके कि कितने स्कूल्स हैं। कुछ उन्होंने स्टेटिस्टिक्स दिए, बाकी उन्होंने थाउजेंड्स में बात की। मैंने जो 3-4 अखबारात पढ़ी है तो उसमें तो कुछ इस तरह की कहानी थी। लेकिन मैं बात ये करना चाहता हूँ मेरे भाई कि इस पे थोड़ी सी बात की गई है कि हमारे पास जो टीचर्स हैं वो आ नहीं रहे। और टीचर्स के जो तकरीबन कोई 4-4.5 हज़ार टीचर्स हैं वो पोस्ट है, और उनके खिलाफ 77 जो टीचर्स हैं उनको उन्होंने डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस कर दी। अब ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हमारे पास जो 40,000 स्कूल्स हैं और उसमें अगर 10,000 स्कूल बंद हो जाए तो आप क्या समझते हैं? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो सोसाइटी में जाता है। लेकिन सैडली क्या हुआ है कि किसी हमारे सिंध के इंटेलेक्चुअल राइटर, कॉलमिस्ट, किसी ने इसको रिपोर्ट नहीं किया, किसी ने इस पे कॉलम नहीं लिखा, किसी ने इस पे कोई एक्सप्लिसिट स्टोरी नहीं बनाई, किसी ने इसको आर्टिकल की सूरत में नहीं लिखा। 11 से आज तकरीबन कोई 4-5 दिन हो गए। हालांकि जब इस तरह की रिपोर्ट आती है तो लिखते, क्यों नहीं लिखते? वो नाराज हो जाता है कोई बंदा उनके साथ, तो वो कहते नहीं इस पे हम नहीं लिखेंगे। अगर ये फरियाद तालपुर होती और उस पे तो हम जरूर लिखते, लेकिन अभी हम नहीं लिखते। इस पे हम नहीं लिख सकते, हम किसी को नाराज। एक तो बहुत बड़ा एक हमारा अदीब है, उसको मैंने कहा पर्सनली, मैंने कहा आप लिखें, आप इतने बड़े ट्वीट करते हैं, आप इसमें क्यों नहीं लिखते? वो खामोश रहे, नहीं नहीं सर मैं नहीं लिख सकता। अच्छा, बाकी दुनिया जहाँ की बातें वो करते हैं, लेकिन एजुकेशन की बात आती है तो उनको थोड़ी तकलीफ होती है। वो कहते हैं कि सर हम नहीं लिखेंगे। ये मैं सोशल बात कर रहा हूँ, जो हमारा सोशल एस्पेक्ट है उस पर कोई बात नहीं करता। अब आते हैं एजुकेशन पे। देखिए, हमारे पास कोई भी अगर बात कर लेता है कि एजुकेशन में प्रॉब्लम से कोई रिपोर्ट आती है, कोई इंटरनेशनल कोई रिपोर्ट आ जाती है, या कोई मीडिया नोटिस ले लेता है, या कुछ भी होता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि वो टीचर्स को जो है वो टारगेट किया जाता है कि भाई टीचर्स रेस्पॉन्सिबल है इस सारी जो बदमाशी है, पढ़ा नहीं रहे। लेकिन ये बात नहीं करते। अब आते हैं उस बात को। भाई, जब आपके पास इतने टीचर्स गोस्ट हैं तो आपने इनको प्रोटेक्ट किसने किया, किस सिस्टम ने किया? आपके पास एक्यूट फर्नीचर्स की शॉर्टेज है, तो फर्नीचर्स आपको किसने कहा है कि आप फर्नीचर ना दो? आप कहते हैं आपके पास टीचर नहीं थे, तो ये टीचर्स की अपॉइंटमेंट कौन करता है? आपने 10 साल क्यों लगाए अपनी अपॉइंटमेंट? इसका जिम्मेवार कौन है? और अगर मिसिंग फैसिलिटीज स्कूल्स में नहीं है तो उसका जिम्मेवार कौन है? एक क्लास है, उसमें
पांचवी बैठी हुई है, छठी भी बैठी हुई है, और प्राइमरी में जाओ तो वहां पे अगर आपके पास तीसरी चौथी पांचवी क्लास बैठी हुई है एक ही कमरे में, तो आप मुझे बताओ ये तालीम होगी? ये तो मजाक है। और इल्जाम टीचर्स पे। और उसके बाद मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, हमारे एमपी हजरात वो विजिट कर रहे हैं हमारे स्कूलों का। स्कूलों का विजिट करते करते उनको ख्याल आता है कि आज हम गवर्नमेंट की गाड़ी में भी नहीं जाएंगे, हम डीओटीओ की गाड़ी में जाएंगे, देखते हैं स्कूल्स पे। उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के स्कूल्स हैं मेरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के स्कूल्स हैं। उनको कोई तकलीफ नहीं होती कि स्कूल्स में मिसिंग फैसिलिटीज नहीं है, बच्चों के पास बैठने की जगह नहीं है, बच्चों के पास पंखा नहीं है। अभी तो सर्दी है लेकिन गर्मियों में भी पंखा भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। बैठने के लिए वो फ्लोर पे बैठे हुए हैं। ये सेक्रेटरी साहब ने भी बात की है कि भाई वो बच्चे फ्लोर पे बैठने के लिए तैयार नहीं है। मैं खुद कराची में काम कर चुका हूँ, तो कराची भी मैं देख चुका हूँ, तो बच्चे बेचारे दरिया बिछा के उधर बैठते हैं। तो बहुत साउथ में जो हार्ट ऑफ सिटी कराची है, तो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे कितनी मिसिंग फैसिलिटीज है। वॉशरूम नहीं है, बैठने की चेयर नहीं है टीचर्स के लिए, और हमारे उसके पास बच्चों के पास चेयर्स नहीं है, रूम नहीं है। एक एक क्लास में तकरीबन 100 बच्चे बैठे हुए हैं। वहां पर हमारे एमपी को कोई तकलीफ नहीं होती, उसको कोई उसका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता कि मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में स्कूल्स की ये इतनी पैथेटिक सूरत हाल है। नहीं नहीं, ये उनका कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का हालांकि स्कूल है। उसको कोई हैरत नहीं आती कि भाई मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये स्कूल जो है वो उसकी तबाह तबाहकुन सूरत हाल है, मैं उस पर थोड़ी सी बात कर लूं, इनको कह दूं, असेंबली में जाके बात कर सकता है कि भाई हमारे स्कूल को जो बेसिक फैसिलिटीज है वो तो दो। लेकिन वो क्या करता है कि वो टीचर्स अगर कोई इमरजेंसी की वजह से कहीं चला गया है, या कोई 5 मिनट पहले वो जा चुका है, या उसको कोई प्रॉब्लम हुआ है, एक दिन नहीं आया, तो क्या करता है कि टीचर्स क्यों नहीं आया, मैं इस पे नोटिस लिख रहा हूँ, अभी नोटिस निकालो इसका। देखिए, ये ये कौन सा भोतार की कल्चर है कि मुझे मेरी बिल्कुल समझ से बाहर नहीं आता। समझ नहीं आता कि भाई आपको इस पे गैरत नहीं आती कि आपके पास आपके कॉन्स्टिट्यूंसी का स्कूल है और उसमें कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं है, इतनी चीजें मिसिंग है उस स्कूल्स में, ना उसमें फर्नीचर है, ना उसकी बिल्डिंग सही है, ना वहां पे बच्चों के लिए पानी है, ना वहां पे वॉशरूम है, ना वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ पे हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उनको कोई गैरत नहीं आती। वो उनका मसला नहीं। मसला ये है कि भाई टीचर क्यों नहीं है उपगार से। ये क्या मतलब, टीचर्स को आप रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे एजुकेशन की जो है वो रिफॉर्म करेंगे? मजे की बात। अब आते हैं हम जो इन्होंने काम किया है। सेक्रेटरी साहब बड़ा क्रेडिट लेते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं। मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। कहते कि हमने बड़े प्रमोशंस किए हैं। थैंक यू सर, आपने प्रमोशंस किए। आपको पता है जो रिपोर्ट आपने पेश की है, जो पैथेटिक सूरत हाल है एजुकेशन की, उनको आपने रिवार्ड करके प्रमोट किया है। आप क्रेडिट किस चीज का ले रहे हैं? आपने ऐसे लोगों को प्रमोट किया है जो इस तबाही के जिम्मेवार है। 17 है, 18, 18 है, 19, 19वां है, 20। भाई आप एक बात तो आप कहते हैं कि हमने बड़ा काम किया है, तो दूसरी तरफ कहते हैं कि एजुकेशन की पैथेटिक सूरत हाल है। वो पैथेटिक सूरत हाल यही लोग करने वाले हैं जिनको आपने प्रमोट किया है। वो कैसे टाइम स्केल के साथ वो 20 ग्रेड में पहुंच गए? आपने कोई क्राइटेरिया लगाया था? इनसे कोई अकाउंटेबिलिटी की थी कि ये इस तरह इनकी प्रमोशन कैसे हो गई? कोई पूछने वाला नहीं है। इन्होंने जो तबाही की है, जो आपने हाई कोर्ट में पेश की है, और हफ्ते के बाद आपको कोई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी जमा करानी है। अभी तो आपने कोई ऐसी रिपोर्ट पेश नहीं की। मैं सर आपको बड़ी इज्जत के साथ पूछना चाहता हूँ, आप इसको भी जरा देखें ना, कि भाई आपके पास जो टीचर्स जिनको आपने प्रमोट किया है, आप बड़ा क्रेडिट लेते हैं, और आपके लोग भी बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि हमने लोगों को प्रमोट किया है। लेकिन प्रमोट तो आपने उन लोगों को सर किया है जिन्होंने तालीम का तबाह और सत्यानाश किया है, सवा सत्यानाश। या तो आप उनकी अकाउंटेबिलिटी करें, या वो क्रेडिट लें, या ये बताएं। तो ये मैं तो इसको क्रेडिट नहीं समझता। आपने घोड़े गधे सबको प्रमोट कर दिए, तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो मैं इसको काम नहीं समझता। ये तो बस ऐसे ही एक फॉर्मेलिटीज है, जिसकी एज हो गई, जिसका टाइम हो गया, उसको आपने प्रमोट कर दिया। तो मेरे नजर में ये कोई मतलब है कि कोई काम नहीं है मेरी नजर में। सॉरी टू से, काम आपके स्ट्रक्चरल काम है। अगर आपने स्कूलों में फैसिलिटीज, मिसिंग फैसिलिटीज आपने दी है, फर्नीचर आपने दिया है, तो ये आपका काम काउंट होगा। और आप कहते हैं कि फर्नीचर नहीं है, मैसिव शॉर्टेज है। सर आपने कॉन्ट्रैक्ट्स किसको दिए हैं उसको पब्लिक करें ना। हमारे पास जितने कॉन्ट्रैक्ट्स फर्नीचर्स के आए हैं वो नामी गिरामी है।
वो किस किस को फर्नीचर मिलता है वो हमें पता है। अगर आप फर्नीचर्स, मिसिंग फैसिलिटीज आप स्कूलों में देते तो हम मानते सर आपने बड़ा काम किया है। वो तो आप दे नहीं सके। आपने कोई केस पेंडिंग में पड़ा हुआ था 2013 का, या कोई एम्प्लॉयमेंट का जिनको ऑर्डर्स नहीं मिले थे या जिसकी तनख्वाह नहीं मिली थी, उनको अगर आपने काम कर दिया, ये कोई बड़ा काम नहीं है। ये कोई बड़ा काम नहीं है। जब तक आप स्कूलों में मिसिंग फैसिलिटीज नहीं देते तब तक कोई काम नहीं होगा। एजुकेशन आपके पास इम्पार्ट नहीं होगी स्कूलों में। एक बात हो, नए टीचर्स आपने अपॉइंट कर दिए, आपने कहा कि हमने इतने टीचर्स अपॉइंट किए, आपने खुद मीटिंग्स में कहा कि हमने लेट हो गई है। एक तो आप उसके जिम्मेवार हैं, आपकी टीम उसके जिम्मेवार है कि आपने इतनी लेट क्यों की। उसका भी जिक्र उसमें होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। और दूसरी बात, अब नए टीचर्स आपने भर्ती कर दिए हैं, आप कहते हैं इनको हम 1 साल की तनख्वाह नहीं देंगे। अगर आप सेक्रेटरी हैं, आप मिनिस्टर है, किसी भी पोर्टफोलियो का मिनिस्टर हो, किसी भी पोर्टफोलियो का सेक्रेटरी हो, उसको आप बैठने के लिए चेयर नहीं दो, उसको ऊपर चलने वाला पंखा या एसी आपका अगर डिस्क्रिशन है तो आप वो उनको एसी नहीं दो, आप उनको गाड़ी नहीं दो। आप मिनिस्टर को बोलो या सेक्रेटरी को बोलो काम करे, वो करेगा? आप करेंगे? कौन करेगा? आप कहते हैं और तनख्वाह भी नहीं दो, उनके प्रिविलेज जो उसके पर्क एंड प्रिविलेजेस काट दो, आपको 1 महीने के बाद मिलेंगे, आप करेंगे? कोई करेगा? आप टीचर्स जो अभी नए अपॉइंट किए हैं, आप कहते हैं हम 1 साल के बाद सैलरी देंगे। आप मुझे बताएं वो कहाँ से अगर आपका एक तालका वाइज आपने अपॉइंटमेंट किए, अगर 20 किलोमीटर है तब भी आपका उसका 15-20 हजार रुपए का खर्चा है, वो कहाँ से लाएगा? कैसे जाएगा? आप कहते हैं वो रेगुलर हो, कैसे रेगुलर हो सकता है? आप उनको डंडा दे रहे हो कि भाई ये टीचर्स नहीं आएंगे तो मैं इनको निकाल दूंगा। भाई पहले सैलरी तो दो। कौन सा डिपार्टमेंट है? क्या पुलिस वाले को आप सैलरी नहीं देते? क्या हेल्थ में लोग अपॉइंट होते हैं उनको सैलरी नहीं मिलती? आपके तो 1 साल के बाद सैलरी देंगे। और कभी आपने बात की है सर माजरत के साथ, 2018 में जो एम्प्लॉयमेंट हुई है उनको टाइम स्केल मिलता है 2022 में। कभी ऐसा होता है? प्रोमोशन तो 3 मंथ्स का होता है। 3 साल आप लगाते हैं, 4 साल आप लगाते हैं, और कभी कभार इससे भी ज्यादा अरसा लगाते हैं उसका टाइम स्केल देने के लिए। और उस वहां से परमानेंट होता है तब से उनकी बकाया जाग गई भाड़ में। ये कौन सा तरीकेकार है? टीचर्स को आप रेस्पेक्ट तो दो। टीचर्स की तो कोई रेस्पेक्ट नहीं है। आप समझते जो डंडा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ये समझता है कि वो टीचर को दिया जाए। और आप मीटिंग्स में बारह कहते रहते हैं, बहुत दफा मैं खुद उसका विटनेस हूँ। आप कहते रहते हैं कि हमारे डीओज इनकॉम्पिटेंट है। आप कहते हैं, मैंने आपकी वॉइस भी सुनी है और मैंने आपको लाइव भी सुना है, और आपने बातें करते हैं कि सर आपने बड़े जो आपके डीओज हैं वो इनकॉम्पिटेंट है, काम नहीं करते, टीओज काम नहीं करते। सर आपने कितने को नोटिस दिया है? सर आपने कितने डीओज निकाले? आप बताएं मुझे। आई हैव वर्क वेरी क्लोजली विद डायरेक्टर एंड डीओज, आई नो। लेकिन आप मुझे बताएं कितना आपने इनके खिलाफ कार्रवाई की? कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कितनों को आपको नोटिस निकाला है और आपने इनको निकाल दिया? किसी को भी नहीं निकाला। तो फिर ऐसी बात करने का क्या फायदा? ये सिर्फ रवायती बात है, स्ट्रक्चरल चेंज कोई भी नहीं है। अभी भी स्कूलों में फर्नीचर नहीं है, स्कूलों में जो है वो बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। आप समझते हैं कि एक बच्चा जो घर में पंखे में सोता है, अगर क्वालिफाइड आपने रखा है, वो बगैर पंखे के जाकर उधर पढ़ाएगा? वो 100 बच्चा बैठा होगा उस एक क्लास में, उधर जाके पढ़ाएगा? उधर बिल्डिंग नहीं होगी, उधर जाके वो पढ़ाएगा? ये तो हो नहीं सकता। और उसके ऊपर अगर कोई इमरजेंसी में चला जाता है उसको आप नोटिस दे देते हैं कि इसको निकाल दो। कैसे होगा ये नहीं हो सकता। लेकिन बात यह है कि इसका नोटिस हमारे लोग नहीं लेंगे। लेकिन हिस्ट्री इज बिंग रिटन, तारीख लिखी जा रही है। जो काम करने वाले सर वो आप नहीं करते। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। हम बात वो करें जैसे थर में हम कहें कि हम जो फ्रांस का पानी है क्वालिटी वाटर वो पहुंचाएंगे। भाई पहले तो आपको वहां पे सिंपल वाटर दो, जहां पे मुर्दा नहलाने की पानी नहीं है, आप कहते हैं वो देंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट कहता है हम टीचर्स को लाइसेंस देंगे, वो कहता है कि हम वहां पे म्यूजिकल टीचर्स जो है वो रखेंगे। भाई ये अच्छी चीजें होंगी? पहले बेसिक फैसिलिटीज तो दो भाई। भाई बेसिक जो स्कूलों में एक क्लास है, उस क्लास में उस स्कूल में पानी तो पीने का हो, उस स्कूल में फर्नीचर तो हो बच्चों को बैठने का,
30 बच्चे के हिसाब से आप कहते हो टीचर आप रखेंगे, तो 30 बच्चे तो एक क्लास में बिठाओ, 80 बच्चा बैठा होगा, 100 बच्चा बैठा होगा, और एक क्लास में दो टीचर बैठे होंगे, कैसे बच्चे पढ़ेंगे? इसका कौन जिम्मेवार है सर? आप बताएं मुझे, कौन जिम्मेवार है सर इसका? और एक बात, और आप 2018 में ईसीटी की आपने अपॉइंटमेंट की हुई है, 16-17 में ईसी टीचर, अभी तक एसी क्लासेस आपकी नहीं बनी, अभी तक एसी क्लासेस नहीं बनी स्कूलों में। और आगे चलकर आप, मैं आपको बताता हूँ, एसी क्लासेस, इसी का आपने यूनिसेफ पे कितना सामान खर्चा किया उस पर, वो ग्रांटेड मनी है सर। वी आर वेस्टिंग ए मैसिव अमाउंट। इसी की ट्रेनिंग हो रही है, इसी है ही नहीं स्कूलों में, और ऐसी मीडिया कर किस्म की ट्रेनिंग, लोग उस पर पैसे बना रहे हैं। तो आपका जो काम है सर, उसकी तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आप टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं। आपके कामों की, आपके टीमों की मुझे बताएं कौन सी अकाउंटेबिलिटी आप कर रहे हैं? ना आप फर्नीचर दे रहे हैं, ना आपके जो डिपार्टमेंट में है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी हो रही है। आप खुद कहते हैं डीओ काम नहीं करे, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी होगी तो टीचर्स की होगी। ये कैसे होगा? ये तो हो नहीं सकता। जब तक आप सैलरी नहीं देंगे, आप, मैं तो उनको गोस्ट भी नहीं मांगता, पहले तो आप सैलरी दें उनको, जिनका 1 महीना हो गया, वो कैसे जाएगा? नहीं जा सकता। अब लास्ट में मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि ये जो अभी आपने जो टीएलसी पे खर्चा किया, जो टेम्पररी लर्निंग स्कूल्स, आपको पता है आपके लोग जो यूनिसेफ का ग्रांटेड मनी है, डेली वो चक्कर लगाते हैं जहां पे टेम्पररी स्कूल्स हैं, और 10-10 20-20 हजार रुपए डेली वो अपना टीए बना रहे हैं, बच्चे नहीं है वहां पे। ये क्यों आप यूनिसेफ का पैसा इतना वेस्ट कर रहे हो सर? कौन जिम्मेवार है इसका? कोई उनको कहने का वाला नहीं है, उनकी सिफारिश है, उनको रख दिया तो वो काम कर रहे हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। अब आते हैं यूनिसेफ की बात करते हैं सर। यूनिसेफ का प्रोजेक्ट सर, आई हैव बीन द पार्ट ऑफ दिस वन। ये तो मेरे पास थरपारकर का है, जो सेक्टर प्लान का एक जो डिस्ट्रिक्ट प्लान है, लेकिन आई हैव बीन द पार्ट ऑफ दिस सिंध एजुकेशन सेक्टर प्लान। और मैंने काम किया है आपके जो 2014 से लेकर 2018 तक, और ऑनवर्ड भी मैंने काम किया है, जो ये आपने सेक्टर प्लान बनाया है। इसमें लिखा हुआ है सर, इस सेक्टर प्लान में लिखा हुआ है कि यू हैव टू स्पेंड 5 बिलियन पर ईयर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। हाउ मच यू हैव स्पेंड? हु इज द रिस्पॉन्सिबल? 5 बिलियन यू हैव टू स्पेंड इन ईच डिस्ट्रिक्ट। क्या मजाक है? कोई भी खर्चा नहीं हुआ वहां पे डिस्ट्रिक्ट में, स्कूलों की हालत बहुत बुरी है। और उसके बाद हम मिलियंस रुपए खर्च कर रहे हैं उसके एनरोलमेंट ड्राइव पे। भाई किस चीज की एनरोलमेंट ड्राइव? एनरोलमेंट ड्राइव जब आपके पास बच्चे के बैठने की जगह नहीं है स्कूल में, आप एनरोलमेंट ड्राइव पे लाखों रुपए हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट से, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है ना, वो खर्चा कर रहा है ऊपर कार्ड से। तो इस तरह की सर बहुत सारी चीजें जो मैं आपसे गोशगुआर करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। आप मिलते भी तो उनके जो ऑर्गेनाइजेशन से, उन लोगों के साथ मिलते हैं, आम टीचर के साथ तो आप मिलते नहीं। टीचर्स पे इल्जाम लगाना, टीचर्स क्या कर सकता है? टीचर के पास अगर क्वालिफाइड टीचर है, उसके पास अगर आपने बेसिक फैसिलिटीज नहीं दी तो वो नहीं पढ़ाएंगे। अगर वो अपने घर में पंखे में सोता है या एसी में सोता है तो उसको पंखा चाहिए कम अज कम। अगर आपके स्कूलों में लाइट नहीं होगी, 40 का टेम्परेचर होगा, बच्चा नहीं पढ़ाएंगे वो टीचर्स, जो स्पेशली आपने क्वालिफाइड टीचर रखे, सिस्टम का हिस्सा हो जाएंगे। और अगर आपके क्लासेस में, एक क्लास में 80 बच्चा होगा, टीचर नहीं पढ़ाएगा। और एक क्लास में अगर 2 टीचर्स बैठे होंगे तो टीचर नहीं पढ़ाएगा। और अगर आप इनको तनख्वाह नहीं देंगे तो टीचर नहीं पढ़ाएगा। दे आर जस्टिफाइड। आप कहते हैं हम डंडा देंगे, डंडे देने से क्या होगा सर? डंडा तो आप उनको दें जिनको रेस्पॉन्सिबल है। फर्नीचर क्यों नहीं आता? उनका कौन रेस्पॉन्सिबल है? बिल्डिंग्स, आप कहते हैं कि आपके पास थाउजेंड्स ऐसी बिल्डिंग है जो जिनकी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए और बहुत जबून हालात में है, तो सिर्फ 6,000 बिल्डिंग्स की रेनोवेशन हो रही है। 6,600 स्कूल बन रहे हैं अभी तक एक साल में। यहाँ तो हजारों स्कूल बनने चाहिए। आपने कहा 600 स्कूल बने, 622 समथिंग, इसमें क्या होगा? तो सर मैं आपको बड़ी अदब के साथ, बड़ी रेस्पेक्टफुली, इस तरह के बातों से कुछ नहीं होगा जो हम ये कॉस्मेटिक और पब्लिक कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं। ये म्यूजिक टीचर दे दो, ये अपना
हम अपने टीचर्स के लिए वो दे दें, क्या कहते हैं, लाइसेंस दे दें। बेसिक चीजें सर, वेरी बेसिक थिंग्स। फर्नीचर को आप डिसेंट्रलाइज करें, आप दे दें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर फर्नीचर बनाता है। क्या जरूरत है आप 28-30 हजार की एक बेंच बनाने, हम बनवाते हैं, हम सिविल सोसाइटी के लोग बनाते हैं आपके फर्नीचर। अब डीओ को दे, उनके साथ एक सिविल सोसाइटी की कमेटी रख दे, वो बनाएगी। ये आप सारा सामान कराची से क्यों आता है? क्या जरूरत है हर चीज कराची से आने की? हर डिस्ट्रिक्ट में दे दें, हर तालका में दे दें, बजट को आप डिसेंट्रलाइज कर दें। ये तो हम कर नहीं सकते क्योंकि ये काम हो जाएगा, लेकिन हम काम ऐसे कर रहे हैं जो काम हम करना नहीं चाहते, और लोगों की वाह वाह हो। ये एजुकेशन सर इस तरह सही नहीं होगी। मैं तो अपना फर्ज समझता हूँ आवाज रेज करना रेस्पेक्टफुली, वेरी रेस्पेक्टफुली, एंड आई एम सॉरी इफ यू माइंड इट। लेकिन मैं बात करूंगा, इसका मुझे रिजल्ट भुगतना पहले भी पड़ा है, फिर भी अगर कोई इस तरह की चीज हुई तो मैं भुगत लूंगा। लेकिन मैं बात करूंगा सर आपसे, मैं जहां भी होगा बात करूंगा। अभी आप सेक्रेटरी, हो सकता है किसी दिन कोई और सेक्रेटरी, मैं उससे बात करूंगा। और बात में सिर्फ ये करता हूँ कि हमारे स्कूलों में जो सिंध के स्कूल्स हैं वहां पे बेसिक फैसिलिटीज दो। बाकी तो आपसे कोई चीज ऐसी मांग नहीं रहे। वो कह नहीं रही कि हमें यहाँ पे एसी लगा के दो, वो तो कह रहे हैं बच्चों को फर्नीचर दो, वो तो कह रहे हैं हमें पंखा दो, हमें पीने का पानी दो, हमें बैठने के लिए चेयर दो। वो कहते हैं हमें सैलरी दो, जो नए टीचर्स आए आप उनको सैलरी तक नहीं दे रहे। आप कहते हैं 1 साल लगेगा, तो 1 साल के बाद वो क्या फ्री में पढ़ाएंगे आपको? ये नहीं हो सकता सर। तो ये कुछ गुजारिशात थी सर, आपको मैं सिर्फ बताना चाहता था कि ये जो भी काम हो रहा है, आई एम समबडी हु इज वेरी मच क्लोज विद द स्टूडेंट्स। आई बीन टीचिंग to the undergraduate student and graduate student, and sometime I am doing the preparations of the GATE, graduate assessment test, and I know so many things what's happening in education। और मुझे यह भी पता है कि हमारी एजुकेशन का जो बेस है वो तबाह और बर्बाद हो चुका है। इसको ये क्वालिटी की बात नहीं कर रहा सर, मैं आपको ये बता दूं, आखिर में ये भी कह देता हूँ। और मैं ये नहीं कह सकता तो मुझे हर चीज का पता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे उनकी जो जो एजुकेशन में जो कुछ हो रहा है उनका मुझे पता है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, हमारे पास ये जो 3 चीजें हैं, स्पेशली 3 जो एरिया है, एक्सिस, क्वालिटी और क्वालिटी तो लास्ट में है, गवर्नेंस। इनकी बात करता हूँ। क्वालिटी तो सर इट्स क्वाइट अ वे, क्वालिटी पर हम नहीं पहुंच सकते। क्वालिटी तभी आएगी जब आपकी एक्सिस और आपके गवर्नेंस के मसाइल हल होंगे। ना आपके एक्सिस के मसाइल अभी हल हो रहे हैं, आपके पास पोस्ट प्राइमरी स्कूल्स नहीं है, और बहुत सारे स्कूल्स बंद पड़े हुए हैं आपके बगौर, तो हम एक्सेस भी नहीं दे रहे। और उसके बाद हमारे पास गवर्नेंस के तो आपको पता है किस तरह के इश्यूज है। तो जब तक एक्सेस और जब तक हमारे पास गवर्नेंस सही नहीं होगी, तब तक हम कभी भी हम कभी भी एजुकेशन को इम्प्रूव नहीं कर सकते। क्योंकि आई एम सिटिंग हेयर राइट इन माय अकेडमी, मेरी अकेडमी में सारे बच्चे आते हैं, इवनिंग में मैं पढ़ाता हूँ, और मैं देखता हूँ बच्चे जो पब्लिक स्कूल से आते हैं उनका क्या हाल होता है। कुछ नहीं आता उनको। क्या सबब है उसका? क्वालिटी तो बहुत दूर की बात है। क्वालिटी कब आएगी? जब आप बेसिक फैसिलिटीज देंगे। बेसिक फैसिलिटीज आप दे ही दे रहे, तो क्वालिटीज पे मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जब सिंध एजुकेशन सेक्टर प्लान बना था, तो आई वॉज द पार्ट ऑफ दिस वर्क, और आई वर्क ऑन द क्वालिटी एजुकेशन, एंड आई हैड गिवन माय recommendations on quality. I was the part of that group, और वहां भी मैंने क्वेश्चन रेज किए थे। और वहां पे टेलर साहब थे जो कंसल्टेंट थे यूके के, उसने मुझे बताया, उसने कहा मिस्टर माजिद, लेट मी टेल यू वन थिंग। अरे सर बताएं। उसने कहा आई हैव विजिटेड इन होल वर्ल्ड, बट आई हैव नॉट सीन एनी सच इश्यू लाइक यू पीपल आर फेसिंग हियर इन पाकिस्तान। यू हैव a serious issue of the axis का इश्यू दुनिया में